चैप्टर्स 777, 778, 779, 780। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 777 डेडलॉक। इस मामले ने फैंग युआन को एक रिमाइंडर दे दिया था। लैंड स्पिरिट्स के मामले में भी उन्हें कम नहीं समझा जा सकता था। वो वक्त के साथ ग्रो कर सकते थे, समझदारी या एक्सपीरियंस हासिल कर सकते थे। जब से लंग या लैंड स्पिरिट फैंग युआन से मिला था, उस कई बार छोटे मोटे झटके लगे खासकर इस ऑक्शन में 4 और CHEH का प्रॉफिट रेशियो लैंग या लैंड स्पिरिट के लिए एक बहुत बड़ा घाटा था। कहते हैं ना, कभी कभी घाटा खाना भी फायदेमंद होता है। ये बात लंग या लैंड स्पिरिट पर साफ दिख रही थी। वो पहले से ज्यादा होशियार हो गया था। लैंग या लैंड स्पिरिट ने इस बारे में गहरी सोच विचार की, फैंग युआन के साथ अपने रिश्ते को एनालाइज किया और आखिरकार उसने दोनों की ताकत और कमजोरियों को पहचान लिया। फैंग युआन की गू रेसिपीज की कमजोरी का इस्तेमाल करके वो फैंग युआन के साथ काम करते वक्त अपना पलड़ा भारी रख सकता था। आखिरकार वो मरने के बाद लॉन्ग हेयर एंसेस्टर का जुनून ही तो था। इस बार लंग या लैंड स्पिरिट ने फैंग युआन की गर्दन पकड़ ली थी और ये फीलिंग बहुत ही बेकार थी। लेकिन फैंग युआन लंग या ब्लेस्ड लैंड का कुछ नहीं कर सकता था। छोटे फायदों की भी एक कीमत होती है। फैंग युआन ने ऑक्शन में गू इमॉर्टल बंदियों को बेचकर जो इतना प्रॉफिट कमाया था, अब उसका असर दिखना शुरू हो गया था। उसके मुंह का जायका बिल्कुल कड़वा हो गया था। डांग पहाड़ की चोटी पर उतारकर फैंग युआन ने अपने 3 जोड़ी चमगादड़ के पंख समेटे और वहीं खड़ा हो गया। दूर देखते हुए वो सोच में डूब गया। ऑल आउट एफर्ट गू तो बस एक छोटा सा सेटबैक है। वैसे भी ये कोई इमॉर्टल गू रेसिपी नहीं है। अगर मुझे ये नहीं भी मिली तो अपने स्ट्रेंथ पाथ अटेनमेंट और विजडम गू की मदद से मैं इसकी मोर्टल गू रेसिपी डिड्यूस कर ही लूंगा। प्रॉब्लम यह है कि इसमें बहुत सारा टाइम और एनर्जी लगेगी। इस क्रूशियल टाइम पर अगर मुझे अपनी बैटल स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो मेन गू रेसिपीज डिड्यूस नहीं कर सकता। सच तो यह था कि अगर फैंग युआन के पास कंप्लीट ऑल आउट एफर्ट इमॉर्टल गू रेसिपी होती भी तो उसके पास यूज रिफाइन करने का टाइम नहीं था। असली प्रॉब्लम हे लू लन को लेकर थी। उस बचाने के बाद फैंग युआन ने जो कंपनसेशन मांगा था वो था सेल्फ स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू। जब ही लू लैन ने फेरी ली शन से इस बारे में सुना तो वो गुस्से में अपने बिस्तर से उछाल पड़ी थी। सेल्फ स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू उसका वाइटल इमॉर्टल गू था, उसके सेल्फ स्ट्रेंथ फैंटम किलर मूव का सबसे इंपॉर्टेंट कोर। फैंग युआन का ये गू मांगना सीधे सीधे उसकी बुनियाद को कमजोर करना था। सेल्फ स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू के बिना ही लू लैन की बैटल स्ट्रेंथ बुरी तरह से गिर जाती। सिर्फ यही नहीं, सेल्फ स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू उसकी मां सू जियानर की आखिरी निशानी थी। हे लू लैन के लिए ये एक ऐसी चीज भी थी जिससे वो जज्बाती तौर पर जुड़ी हुई थी और छोड़ नहीं सकती थी। लेकिन उसने फैंग युआन और फेरी ली शन ने स्नोई माउंटेन अलायंस किया हुआ था। पहले ही लू लन को बचाने के लिए फेरी ली शन ने उसकी तरफ से फैंग युआन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था। वो इससे मुकर नहीं सकती थी जब तक कि ही लू लन पत्थर दिल ना हो और फेरी ली शन की जिंदगी को नजरअंदाज ना कर दे और जबरदस्ती सेल्फ स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू अपने पास रख ले। ऐसे सिचुएशन में फैंग युआन कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार अग्रीमेंट पर खुद ही लू लैन ने साइन नहीं किया था। लेकिन ही लू लैन फेरी ली शन को खतरे में डालने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? फेरी ली शन उसकी मां सू जियानर की सगी बहन थी। जब ही लू लैन एक मोर्टल थी, टैब फेरी ली शन ने उसका बहुत ख्याल रखा था। जब वो इमॉर्टल बन गई तो फेरी ली शन ने बिना किसी कीमत की परवाह किए ही लू लन को पाला पोसा, उस अपनी ही औलाद की तरह माना। हे लू लैन बदला लेने के लिए डिटर्मिन्ड थी, लेकिन साथ ही वो अपनी इस आंट के लिए बहुत शुक्रगुजार थी और उनसे प्यार और उनकी इज्जत करती थी। फैंग युआन ने फेरी ली शन के साथ एग्रीमेंट करते वक्त इसी की पॉइंट का इस्तेमाल किया था। उस डर नहीं था कि वो इससे मुकर जाएगी। अपने विटल इमॉर्टल गू के मामले में ही लू लैन ने आसानी से हार नहीं मानी। जब से यूस इस बारे में पता चला था, उसने फैंग युआन से 10 से ज्यादा बार नेगोशिएट करने की कोशिश की। उसने धमकाया और चिल्लाया, गिड़गिड़ाई और प्यार से मानने की कोशिश की, फायदे और नुकसान गिनवाए और बड़े पिक्चर का हवाला देकर उस मानने की कोशिश की। उसने हर तरह के तरीके आजमाए ताकि वो अपना सेल्फ स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू बचा सके। लेकिन क्या फैंग युआन झुकने वाला था? सेल्फ स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू ही लू लैन का सबसे इंपॉर्टेंट कोर था, लेकिन फैंग युआन के लिए भी सिचुएशन ऐसी ही थी। फैंग युआन का ट्रम्प कार्ड था इमॉर्टल किलर मूव मिरियड सेल्फ। सेल्फ स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू उसके साथ एक्सट्रीमली कंपैटिबल था। यह पुलिंग माउंटेन या पुलिंग वाटर जैसा नहीं था जिसके लिए यूज किलर मूव को डिड्यूस और मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ती। हे लू लैन ने अपने असेंशन के दौरान सेल्फ स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू रिफाइन किया था।
जब फैंग युआन ने ये सुना तो उस बहुत अफसोस और दुख हुआ था। इमॉर्टल गू यूनिक होते हैं। जब से ही लूलन के पास ये गू था तो उसका अली होने के नाते फैंग युआन के लिए उस हासिल करने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन किस्मत का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता। आसमान भी अजीब खेल खेलता है। हे लूलैन बदला लेना चाहती थी और उसने अपना कल्टिवेशन लेवल बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश की और आखिर में वो एक ड्रीम रेल में फंस गई और फैंग युआन को एक चांस दे दिया। फैंग युआन एकदम चालाक और बेदर था। वो अस शार्क की तरह था जिसे खून की महक आ गई हो। उसने कास कर दांत गड़ा दिए। भले हाई वो एलाइज दी तो क्या हुआ, उसकी अपनी ताकत सबसे जरूरी चीज थी। दूसरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, सिर्फ खुद को ही सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना जा सकता था। फैंग युआन का एटीट्यूड एकदम फर्म था। हे लूलैन ने कई कोशिशें की लेकिन सब फेल हो गईं। गुस्से में आकर उसने जानबूझकर सेल्फ स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू देने में देरी की और फैंग युआन के लिए स्ट्रेंथ ची इमॉर्टल गू से ऐसा गू बनाने से माना कर दिया। हे लूलैन का ये मूव काफी रूथलेस था। इस हरकत ने फैंग युआन पर जबरदस्त प्रेशर डाल दिया। अगर ही लूलैन स्ट्रेंथ ची इमॉर्टल गू का इस्तेमाल नहीं करती तो फैंग युआन के पास कोई ऐसा गू नहीं होता और एआरएसएसी गू के बिना वो गट्स गू नहीं बेच सकता था। पहले खुद को आराम देने के लिए फैंग युआन ने गट्स गू का ट्रेड रोक दिया था और उस अपने लिए इस्तेमाल कर रहा था। इस रेवेन्यू के बिना और डू स्टोन नेस्ट्स में लगातार गू रिफाइन होने की वजह से उसके फंड्स सूख गए थे। उसके पास 100 से भी कम इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स बचे थे। हे लूलन के इन रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ने के लिए फैंग युआन विजडम गू का इस्तेमाल करके एक नया एसैक गू रेसिपी डिड्यूस कर सकता था। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम्स थे। फैंग युआन पहले हाई ऑक्शन में डिलाइट इन वाटर एंड माउंटेन इमॉर्टल गू बेच चुका था। वो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट के तौर पर मलिशियस थॉट गू का इस्तेमाल कर रहा था और उसकी क्वांटिटी अभी भी कम थी। भले ही उसके पास हैरी मेन का पूरा एक स्टोन नेस्ट क्यों ना हो जो लगातार मलिशियस थॉट गू रिफाइन कर रहे थे, विजडम की रोशनी में थॉट्स का खर्चा बहुत ज्यादा था। फैंग युआन को ऐसी सिचुएशन की थोड़ी उम्मीद पहले से थी। उसका ओरिजिनल सोल्यूशन था प्रोडक्शन का स्केल बढ़ाना। लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाने और तीसरा या चौथा स्टोन नेस्ट बनाने के लिए यूज फंड्स की जरूरत थी। हैरी मैन, खासकर वो गुलाम जो गू रिफाइनिंग में स्किल दी, उनकी कीमत और भी ज्यादा थी। फैंग युआन के पास फंड्स की कमी थी, वो अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकता था। प्रॉब्लम घूम फिरकर वापस पहले इश्यू पर आ गई थी। ये एक डेडलॉक जैसा लग रहा था। फैंग युआन लंग या लैंड स्पिरिट के पास गया और यूज इमॉर्टल मटेरियल्स का लालच देकर अपने ब्लेस्ड लैंड के हैरी मेन से मलिशियस थॉट गू रिफाइन करवाने की कोशिश की। लेकिन लंग या लैंड स्पिरिट ने यूज माना कर दिया। उसकी रिक्वेस्ट अभी भी वही थी कि फैंग युआन इमेमोरियल पर्पल हेवन में जाए, रैंक 6 इमॉर्टल मटेरियल पॉइजनस फ्लावर्स को ढूंढे और उनकी पंखुड़ियां इकट्ठा करे। ऐसा लग रहा था कि ये इमॉर्टल मटेरियल लैंग या लैंड स्पिरिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए फैंग युआन इस तरह से सिचुएशन को आसान नहीं कर पाया। ऐसा गू पर पाबंदी लगने से गट्स गू का ट्रेड बैंड हो गया था। गट्स गू की बिक्री फैंग युआन का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। फंड्स के बिना मलिशियस थॉट गू नहीं था, इसलिए फैंग युआन विजडम की रोशनी का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इस चीज ने फैंग युआन के लूट के सामान को एसिमुलेट करने के प्लान पर बहुत बुरा असर डाला और उसकी बैटल स्ट्रेंथ बढ़ाने का प्लान धीमा पड़ गया। फैंग युआन को अच्छे से पता था कि ही लूलैन यूज मजबूर करने की कोशिश कर रही थी, यूज सेल्फ स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू छोड़ने और स्ट्रेंथ ची इमॉर्टल गू चुनने पर फोर्स कर रही थी। HMPH, हे लूलैन, देखना यह है कि हम दोनों में से कौन ज्यादा देर तक टिकता है। फैंग युआन मन हाई मन मुस्कुराया और अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट किया। उसने हु इमॉर्टल लैंड स्पिरिट को बुलाया और दोबारा डांगो पलस चला गया। बिस्तर पर बैठकर उसने अपनी अर्न बैंड की और ड्रीम रेल्म में चला गया। पहले ही लूलन को बचाने के लिए फैंग युआन ने इमॉर्टल किलर मूव अनरावल ड्रीम का इस्तेमाल किया था, जिसमें बहुत सारे ड्रीम पाथ मॉर्टल गू खर्च हुए थे। अनरावल ड्रीम किलर मूव को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए यूज ड्रीम पाथ मॉर्टल गू रिफाइन करने के लिए एक ड्रीम में जाना ही था। उसी वक्त नॉर्दर्न प्लेन्स में एक गुप्त ठिकाने पर विजडम पाथ गू इमॉर्टल ओल्ड रैकल जो एंशिएंट सोल सेक्ट से था, सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 महान प्राची सेक्ट्स में से एक, धीरे से गुप्त कमरे से बाहर निकला। वो काफी थका हुआ लग रहा था। ट्रू यांग बिल्डिंग के तबाह होने के पीछे के गुनाहगार को ढूंढने की कोशिश ने यूज अंदर तक थका दिया था। उसके बाल सफेद हो गए थे और उसका जवान चेहरा अब काफी बूढ़ा और झुर्रियों से भरा लग रहा था। क्या हुआ? होंगची मिंग और दूसरे इमॉर्टल्स ने जब उस बाहर देखा तो चिंता भरे चेहरों के साथ उसके पास आए।
ओल्ड रैकल जानता था कि उन्हें उसकी नहीं बल्कि उसके डिडक्शन के रिजल्ट्स की चिंता थी। इस बार डिडक्शन में कई अहम ऐसे बूट माइल्ड, खासकर जब चाओलियान यू की आत्मा की जांच की गई और उन्होंने इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में हुए सीन्स को देखा, इससे उसके डिडक्शन में बहुत मदद मिली। लेकिन ओल्ड रैकल ने अपना सर हिला दिया, उसका चेहरा उदास था। मेरा अटेनमेंट काफी नहीं था, मैंने आप सबको निराश किया। ये कैसे हो सकता है? तुम इस स्टेज पर भी कुछ डिड्यूस नहीं कर पाए, मतलब गुनहगार कोई मामूली इंसान नहीं है, वो बहुत गहराई में छिपा हुआ है। लगता है हमें अभी और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी पड़ेगी। सभी इमोर्टल्स अपने अपने सेक्स के एलीट्स थे। थोड़ी निराशा के बाद उन्होंने जल्दी से रिजल्ट्स को एक्सेप्ट कर लिया और अपने आगे के प्लान्स डिस्कस करने लगे। कुछ डिस्कशन के बाद फंग जिउगे बोला, अभी हमारे पास कोई क्लियर टारगेट नहीं है, हमें अलग अलग होकर अपने मिशंस पूरे करने चाहिए। सेंट्रल कॉन्टिनेंट से नॉर्दर्न प्लेन्स आना आसान नहीं था। मुझे यकीन है कि सच का पता लगाने के अलावा आप सबके अपने प्राइवेट मामले भी होंगे। फिलहाल जब आप अपने प्राइवेट मामले सुलझा रहे हों तो कोशिश करें कि और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करें। फंग जिउगे की रेपुटेशन सबसे ज्यादा थी, किसी ने भी यूएस पर सवाल करने की हिम्मत नहीं की। फ्लैट जब कोई क्लियर टारगेट नहीं था तो सबको अपने अपने मामले सुलझाने थे। वो जल्दी से अलग हो गए और चले गए ताकि अपने अपने सेक्स से माइल मिशंस को पूरा कर सकें। ओल्ड रैकल और फंग जिउगे वहीं रुके रहे। लॉर्ड जिउगे, ओल्ड रैकल हिचकिचा रहा था। असल में उसने इस बार अपने डिडक्शन में एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू की थी, लेकिन फंग जिउगे को बताने के बाद उसने ऑर्डर दिया कि इस इंफॉर्मेशन को छुपा कर रखा जाए। इसीलिए ओल्ड रैकल ने पहले सबसे झूठ बोला था कि उसका डिडक्शन फेल हो गया। फंग जिउगे ने उसकी तरफ देखा और एक गहरे मतलब वाली मुस्कान के साथ बोला, 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को तबाह करने वाला गुनहगार ZYA डटार सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 महान सेक्स में से ही कोई था। फ्लैट जब तुमने ये डिड्यूस कर लिया है कि गुनहगार सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 सेक्स का मेंबर है, तो मैंने बाकियों को आज़ादी से काम करने दिया। अगर इसे छुपाने में कोई गलती हुई तो हम गुनहगार को ढूंढ निकालेंगे, लेकिन मेरे डिडक्शन का रिजल्ट शुरू से ही गलत हो सकता है। ओल्ड रैकल ने अपना सर झुका लिया। चिंता मत करो, अगर ये सच में 10 सेक्स में से कोई गद्दार है तो इतना बड़ा कांड करने के बाद चाहे वो कितनी भी छुपाने की कोशिश करे, कुछ ना कुछ सुराग तो जरूर छोड़ गया होगा। फंग जिउगे ने यूं सांत्वना दी, जबकि ऐसा लग रहा था कि वो एक चेतावनी भी दे रहा है। ओल्ड रैकल ने अपना सर उठाया, उसकी निगाहें साफ थीं जब उसने फंग जिउगे को घूरा। लॉर्ड जिउगे, आप ये बात दूसरे गु इमोर्टल से छुपा रहे हैं, क्या आपको मेरे सेक्स पर शक नहीं है? फंग जिउगे जोर से हंसा, उसने साफ साफ माना, सच कहूं तो मुझे शुरू से ही शक था। तुम अब जा सकते हो, मुझे यकीन है एंशिएंट सोल सेक्ट ने तुम्हें भी कुछ सीक्रेट मिशंस दिए होंगे। फंग जिउगे का लहजा ऐसा था जैसे उस पूरी सिचुएशन पर कंट्रोल होने का पूरा कॉन्फिडेंस हो। ओल्ड रैकल का दिल कांप गया, उसने अपना सर झुका लिया, बात तो यही है, मैं अब चलता हूं। ये कहकर उसका शरीर बिजली की तरह आसमान में गायब हो गया। सिर्फ फंग जिउगे अपनी जगह पर अकेला खड़ा था। उसकी निगाहें गहरी और अजीब थीं और उसका चेहरा शांत था। ये बताना नामुमकिन था कि वो क्या सोच रहा था। चैप्टर 778 इमॉर्टल गू चेंजेस ओनर। 10 दिन से ज्यादा बीत गए हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में। टाइम लक इमॉर्टल गू फैंग युआन के सर के ऊपर शांति से तैर रहा था, इधर से उधर हिल रहा था। टाइम लक इमॉर्टल गू एक जड़े से बने कनखजूरे जैसा था, हल्का हरा रंग का, और फैंग युआन के सर के ऊपर के एरिया में तैर रहा था, चक्कर काट रहा था और पानी जैसी चमक छोड़ रहा था। फैंग युआन यूएस में ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस डाल रहा था और साथ ही अपने इमॉर्टल एपर्चर में पड़े इंच ऑफ टाइम गू वॉर्म्स को चेक कर रहा था। पहले उसने लंग या लैंड स्पिरिट के साथ एक एग्रीमेंट किया था, उससे कहा था कि वो हेरी मेन का इस्तेमाल करके अचानक से ढेर सारा इंच ऑफ टाइम रिफाइन करे। लैंग या ब्लेस्ड लैंड विद टाइम फ्लो हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड से तेज था और वहां के हेरी मेन की क्वालिटी भी बहुत हाई थी, उस सबसे टॉप ग्रेड का माना जा सकता था। इसलिए जब फैंग युआन ने इमॉर्टल मटेरियल्स से पेमेंट किया तो इंच ऑफ टाइम गू की एक बड़ी संख्या एक छोटे सुनहरे पहाड़ की तरह फैंग युआन के इमॉर्टल एपर्चर में जमा हो गई। कहते हैं ना, समय ही पैसा है, 1 इंच समय सोने के 1 इंच के बराबर है। भले हाई इंच ऑफ टाइम गू एक मोर्टल गू था, लेकिन उसका अपीयरेंस सोने की सिल की तरह था। इंच ऑफ टाइम गू का रैंक जितना ज्यादा होता, सोने की सिल उतनी ही लंबी और मोटी होती। लेकिन इस पैल जब फैंग युआन ने टाइम लक इमॉर्टल गू को एक्टिवेट किया तो इंच ऑफ टाइम गू तेजी से खर्च हो रहा था। सोने का पहाड़ बस कुछ ही सांसों में पूरी तरह से गायब हो गया था। इंच ऑफ टाइम के सपोर्ट के बिना
उसके सर के ऊपर का टाइम लक इमॉर्टल गू एक्टिवेट होना बैंड हो गया। फैंग युआन ने अफसोस के साथ एक आह भरी, लगता है कि लाइफ स्पैन की जगह इंच ऑफ टाइम का इस्तेमाल करके टाइम लक इमॉर्टल गू को एक्टिवेट करना काफी मुश्किल है। मैंने इसे बस इतनी थोड़ी देर के लिए एक्टिवेट किया और मुझे लगभग कोई एडिशनल लक नहीं मिला। जैसा कि फेरी लीशन ने पहले कहा था, टाइम लक इमॉर्टल गू को एक्टिवेट करने में इमॉर्टल एसेंस और गू इमॉर्टल की लाइफ स्पैन खर्च होती थी ताकि लक में बूस्ट मिल सके। लेकिन फैंग युआन के पास लाइफ स्पैन बची ही कितनी थी, वो उस इतनी आसानी से कैसे बर्बाद कर सकता था? इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड की आखिरी लड़ाई के अंतिम पलों में जब यूज मजबूरन एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी बनना पड़ा, वो पहले ही बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसने पहले कभी कोई लाइफ स्पैन गू इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए उसके पास सिर्फ 100 साल की लाइफ स्पैन थी। अभी उसके पास सिर्फ 10 साल या उससे भी कम बचे थे। अगर एक दिन वो अपने इमॉर्टल ज़ॉम्बी शरीर से छुटकारा पा सका और दोबारा एक जिंदा इंसान बन सका, तो उसकी लाइफ स्पैन नहीं बदलेगी। इसका मतलब, अगर मैं ठीक हो भी गया तो मेरा शरीर बहुत बूढ़ा होगा, ये एक प्रॉब्लम है। उससे पहले मुझे लाइफ स्पैन गू ढूंढना होगा और उस खुद पर इस्तेमाल करना होगा। फैंग युआन ने ये सोचा और उसकी भावें सिकुड़ गईं। लाइफ स्पैन गू ढूंढना मुश्किल था, वो बेहद कीमती थे। आम गू इमॉर्टल्स जब उन्हें हासिल करते तो बेचते नहीं थे। पहले नॉर्दर्न प्लेन्स के ऑक्शन में एक भी लाइफ स्पैन गू नहीं बेचा गया था। लाइफ स्पैन गू सिर्फ मॉर्टल गू उनके प्रोडक्शन की कंडीशंस बहुत अलग अलग थीं। गू इमॉर्टल्स के लिए लाइफ स्पैन गू ढूंढना लगभग किस्मत पर निर्भर करने जैसा था। कई सिचुएशंस में लाइफ स्पैन गू अक्सर मॉर्टल गू मास्टर्स को मिलते गू इमॉर्टल्स उनके मिलने की जगह को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। फैंग युआन का अपनी पिछली जिंदगी में लाइफ स्पैन गू ढूंढ पाना और अपनी उम्र कई सौ साल बढ़ा पाना इसी वजह से हुआ था। इस पॉइंट तक लाइफ स्पैन गू ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका 88 ट्रू यांग बिल्डिंग का इस्तेमाल करना होता। बदकिस्मती से मुझे इस इमॉर्टल गू हाउस में सिर्फ एक लाइफ स्पैन गू मिला और ताई बाई यूनशेंग ने यूज पहले ही इस्तेमाल कर लिया। ए फ्लैट 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को दोबारा बनाना लगभग नामुमकिन है। फैंग युआन के विचार घूमे, टाइम लक इमॉर्टल गू एक रोशनी की किरण में बदलकर उसके इमॉर्टल एपर्चर में चला गया। भले ही उसका इमॉर्टल एपर्चर एक मुर्दा जमीन बन चुका था, कभी कभी एक छोटा सा हिस्सा टूट जाता था, लेकिन गू वॉर्म्स के लिए अभी भी बहुत जगह थी। टाइम लक इमॉर्टल गू आखिरकार एक और सोने के पहाड़ पर जाकर तैरने लगा। ये दूसरा सोने का पहाड़ नेचुरली इंच ऑफ टाइम गू से बना था। फैंग युआन ने लंग या लैंड स्पिरिट से बहुत सारा इंच ऑफ टाइम गू हासिल किया था, वोडू पहाड़ों में ढेर हो गए थे। एक पहले ही खर्च हो चुका था, आखिरी बचा हुआ यहां था। भले ही पहले टेस्ट का रिजल्ट संतोषजनक नहीं था, लेकिन इसने फैंग युआन को बहुत सारी कीमती और काम की इंस्पिरेशन दी। पहले मैं सिर्फ इंच ऑफ टाइम और टाइम लक इमॉर्टल गू का अकेला इस्तेमाल कर रहा था। अगर मैं इसमें दूसरे गू वॉर्म्स जोड़ दूं या इसे एक इमॉर्टल किलर मूव में बदल दूं, तो इंच ऑफ टाइम गू का खर्च शायद बहुत कम हो जाए, जिससे ये ज्यादा फीजिबल और डिजायरेबल बन सकता है। बदकिस्मती से भले ही विजडम की रोशनी मुझे अनलिमिटेड इंस्पिरेशन देती है, इस डिडक्शन में टाइम पाथ शामिल है और मेरा उसमें कोई अटेनमेंट नहीं है। ऐसी पाबंदी के साथ फैंग युआन अपने विचारों को अभी के लिए अपने मन में ही रख सकता था, कोशिश करने के बजाय। उसके पास अभी भी ड्रीम पाथ मॉर्टल गू की कमी थी। फैंग युआन और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। कुछ पाल अपनी सांस को रेगुलेट करने के बाद वो अपने बिस्तर पर बैठा रहा और यहीं बैंड करके अपने ड्रीम रेल्म में चला गया। 3 ड्रीम रेल्म से गुजरने के बाद उसने ड्रीम पाथ मॉर्टल गू रिफाइन किए और उन्हें अपने दिमाग में स्टोर कर लिया। ऐसी सक्सेस रेट जब उसने शुरुआत की थी उसके मुकाबले बहुत ज्यादा थी। लेकिन तीसरे रिफाइनमेंट के दौरान फैंग युआन फेल हो गया और उसकी आत्मा जख्मी हो गई। ड्रीम रेल्म्स खुद ही खतरनाक थे, एक सपने में गू रिफाइन करने की तो बात ही छोड़ दो। अगर मेरा ध्यान भटका तो मैं सपने के जाल में फंस जाऊंगा। शुक्र है गट्स गू मेरी आत्मा को मजबूत कर सकता है। फैंग युआन ने राहत की सांस ली, उसने अपनी ऊँग खोली और डांग पलस से बाहर निकल गया। डांग पहाड़ पर हर तरफ गट्स गू थे। फैंग युआन ने कुछ इस्तेमाल किए और अपनी आत्मा के जख्मों को भर लिया। जैसे ही वो वापस जाकर ड्रीम पाथ मॉर्टल गू रिफाइन करने वाला था, उसका एक्सप्रेशन बदल गया, क्योंकि मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू का इस्तेमाल करके एक चिट्ठी उसके इमॉर्टल एपर्चर में भेजी गई थी। फैंग युआन ने यूज देखा और उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने तुरंत गू रिफाइन करने का प्लान रोक दिया, डांग पहाड़ पर एक खूबसूरत जगह चुनी और बैठ गया, एक हाथी की टांग निकाली और उस आग गू से भुनने लगा। एक पाल बाद दक्षिण पूर्व दिशा से एक शख्सियत उड़ती हुई आई।
वो एक महिला इमोर्टल थी, काले बाल और काली आंखें, उसकी सुंदरता में एक अलग ही रौब था। वो थी हे लुलान। हे लुलान हवा में उड़ती हुई एक ठंडे एक्सप्रेशन के साथ फैंग युआन के सामने उतरी। उसने फैंग युआन के हाथ में हाथी की टांग को देखा, पहचान गई कि यह एक डेसोलेट बीस्ट, ड्रॉट एलिफेंट का मांस और हड्डियां हैं, और उसने तंज कसा, तो तुम्हारे हाथ में इतने इमोर्टल मटेरियल्स आ गए हैं कि इस तरह बर्बाद कर रहे हो? फैंग युआन जोर से हंसा। उसने ही लुलन को देखा और फिर उसकी नजर वापस हाथी की टांग पर चली गई। थोड़ी देर बाद तेज गर्मी के कारण हाथी की टांग आधा पक चुकी थी और उससे खुशबू आ रही थी। काफी टाइम हो गया, फेरी लुलान, बैठिए, फैंग युआन ने तहजीब से कहा। हे लुलान ने नाक सिकोड़ी, खड़ी रही, हिली नहीं, उससे हल्का गुस्सा झलक रहा था। फैंग युआन को यह मजेदार लगा, भले ही वो एक जबरदस्त कैरेक्टर थी, लेकिन थी तो वो एक जवान लड़की ही। लेकिन अगर वो उसकी जगह होता, अगर कोई उसका स्प्रिंग ऑटम सकाडा मांगता, तो क्या वो दे देता? शायद वो इस इंसान से झगड़ चुका होता और लड़ाई भी कर ली होती। ये सोचते हुए फैंग युआन ने मानसिक रूप से खुद को सतर्क किया। हे लुलैन की गलती उसके सामने थी, वो उस नजरअंदाज नहीं कर सकता था। हे लुलैन बदला लेने के लिए बेचैन थी, उसने ट्रिब्यूलेशन से गुजरने का रिस्क लिया, और आखिर में वो लापरवाह हो गई और लगभग मर ही गई थी। अभी वो और ताल मटोल नहीं कर सकती थी, यूज सेल्फ स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू देना ही था। इस स्टेज तक आकर कोई जल्दबाजी में आगे बढ़कर रिस्क को कम नहीं समझ सकता। एक गू इमॉर्टल की मुसीबतें और ट्रिब्यूलेशंस, क्या वो इतनी आसानी से पार हो जाती हैं? भले ही कोई टैलेंट से भरा हो और उसमें घमंड कूट कूट कर भरा हो, उस सच को मानना ही पड़ता है। हे लुलैन एक ऐसी लड़की थी जिसे मौत से डर नहीं लगता था। अंधाधुंध आगे बढ़ते हुए यूज नुकसान उठाना पड़ा, अब वो संभाल कर चलने लगेगी। लेकिन उसी की वजह से तो मुझे सेल्फ स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू मिल सका, है ना? फैंग युआन ने ये सोचा और मन ही मन हंसा। हाथी की टांग अपने मुंह के सामने लाकर उसने एक बड़ा टुकड़ा काट लिया और मजे से खाने लगा। हे लुलैन ने ये देखा और तंज कसा, तुम पहले एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी हो, तुम्हें टेस्ट का कोई एहसास नहीं होता। ए फ्लैट, जब तुम्हारे शरीर को ठीक करने की कोई उम्मीद नहीं बची, तो तुम ये सब अपने पुराने दिनों को याद करने के लिए कर रहे हो? फैंग युआन ने धीरे और शांति से कहा, फेरी लुलैन, आप यहां मुझे मांस खाते देखने तो नहीं आए हैं, है ना? हे लुलैन का चेहरा पानी की तरह शांत था, लेकिन उसके लहजे में गुस्सा था जब उसने गहरे मतलब से कहा, तुम इतने पेटू हो, क्या तुम्हें अपना पेट फटने का डर नहीं लगता? चिंता मत करो, मेरी भूख अच्छी है। ज्यादा खाने से मरना भूख से मरने से बेहतर है। HMPH। हे लुलैन गुस्से में दांत पीस रही थी, उसने अपना गुस्सा दबाया और शांत लहजे में कहा, असल में तुम जो खा रहे हो उस बदलने में क्या हर्ज है? अस्तरह हम सबको खाने को मांस मिल सकता है। किस्मत का कोई भरोसा नहीं, किसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आते। फैंग युआन उसकी बात समझ गया। हे लुलैन, सेल्फ स्ट्रेंथ की जगह स्ट्रेंथ शी इमॉर्टल गू को फैंग युआन को कंपनसेशन के रूप में देना चाहती थी। लेकिन फैंग युआन राजी नहीं होता। उसने अपने मुंह का खाना निगला और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, क्योंकि किस्मत का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए मैं हर तरह से खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करता हूं, ताकि मैं फ्यूचर में किसी भी मुश्किल सिचुएशन से निपट सकूं। हे लुलैन, तुम मुझे समझती हो, एक बार जब मैं कोई फैसला कर लेता हूं, तो मैं न्यूज बदलता नहीं। हे लुलैन की एक सिकुड़ गई। फैंग युआन ऐसी ही शख्सियत का था, वो भी उसी तरह की थी। जैसे ही वो कुछ बोलने वाली थी, उसकी ईड़ की पुतलियां छोटी हो गईं। उसने देखा कि फैंग युआन के शरीर पर एक झलक में एक तेज रोशनी दिखाई दी थी। ये रोशनी उसके सीने पर आदी थी। पहले तो ये एक हल्की परछाई थी, लेकिन जल्दी ये और ज्यादा चमकदार और ठोस हो गई, जैसे उसके शरीर पर खुद गई हो। एक स्ट्रेंथ पाथ डाउमार्क। हे लुलैन का चेहरा बदल गया। अभी अभी उसने अपनी आंखों से देखा था कि फैंग युआन ने एक स्ट्रेंथ पाथ डाउमार्क हासिल किया है। वो जल्दी से शांत हुई, जवाब सोचते हुए उसकी ईड़ झपकी और उसने सूखे गले से कहा, तो नॉर्दर्न प्लेन्स के ऑक्शन में जो ईट स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू दिखा था, वो तुम्हारे पास है। सारी अच्छी चीजें तुम्हारे ही हाथ कैसे लग जाती हैं? ईट स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू की वैल्यू दूसरे गू इमॉर्टल्स के लिए कम थी, वो तो उस ज्यादा इस्तेमाल करने की हिम्मत भी नहीं करते। लेकिन स्ट्रेंथ पाथ गू इमॉर्टल्स के लिए ये बेशक एक खजाना था। खासकर हे लुलैन के केस में उसके कल्टीवेशन में एक रुकावट आ गई थी, वो ट्रिब्यूलेशन से गुजरकर उस बढ़ा नहीं सकती थी। ऐसे वक्त में ईट स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू, जिसमें जीरो रिस्क था, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। फैंग युआन कुछ नहीं बोला, उसने हड्डियों को चबाना शुरू कर दिया। वो हाथी की टांग का मांस खा चुका था,
लेकिन हड्डियों में भी नेचुरल स्ट्रेंथ पाथ डाउ मार्क्स थे। भले ही हाथी की टांग की हड्डियां सख्त थीं, लेकिन उसके तेज दांतों ने उन्हें चबा डाला और वो निगल गया। जल्द ही फैंग युआन ने एक नया स्ट्रेंथ पाथ डाउ मार्क हासिल कर लिया। यूज डर नहीं था कि ही लू लैन अपनी बात से मुकर जाएगी, क्योंकि उस बचाने का एग्रीमेंट पहले हाई टाइम लिमिट तक पहुंच चुका था। हे लू लैन आखिरी पाल में एक आखिरी कोशिश करने आई थी, लेकिन इस मामले में शुरू से आखिर तक फैंग युआन का नुकसान होने का कोई सवाल ही नहीं था। जैसे हाई वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते, फेरी ली शन मर जाती। हे लू लैन ये होते हुए कैसे देख सकती थी? आओ बैठो, मैं तुम्हें कुछ मांस खिलाता हूं। फैंग युआन ने अपने इमोर्टल एपर्चर से एक और स्ट्रेंथ पाथ डेसोलेट बीस्ट की टांग निकाली। यूज पकाने के बाद उसने वो टांग हे लूलन को दी, और उसी वक्त उसने अपनी इच्छा से ईट स्ट्रेंथ इमोर्टल गू को ही लूलन के हाथों में उड़ा दिया। हे लूलैन ने बिना हिचकिचाए उस ले लिया। मांस और हड्डी निगलने के बाद उसने ईट स्ट्रेंथ इमोर्टल गू को एक्टिवेट करके उन्हें डाइजेस्ट किया। एक पाल बाद उसके शरीर में एक स्ट्रेंथ पाथ डाउ मार्क दिखाई दिया। भले ही ये फायदा एक ट्रिब्यूलेशन के मुकाबले 1% के 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं था, लेकिन इस तरीके में कोई रिस्क नहीं था, इसे लगातार जमा किया जा सकता था। आधा खाने के बाद ही लू लैन ने एक गहरी सांस ली और सेल्फ स्ट्रेंथ इमोर्टल गू फैंग युआन को दे दिया। दोनों ने वहीं पर सौदा किया। सेल्फ स्ट्रेंथ इमोर्टल गू ने अपना मालिक बदल लिया था। चैप्टर 779 चेन्स ऑफ बेनिफिट्स। फैंग युआन ने सेल्फ स्ट्रेंथ इमोर्टल गू को रख लिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसने ही लूलैन की तरफ मुड़कर कहा, ए फ्लैट से, फेरी लूलैन, अगर आपको कल्टीवेशन के लिए ईट स्ट्रेंथ इमोर्टल गू उधार लेना हो, तो आपको बस मुझे पेमेंट के तौर पर कुछ इमोर्टल मटीरियल्स देने होंगे। हे लूलैन ने सर हिला दिया। ये उसका जवाब था। हे लूलैन एक जबरदस्त इंसान थी। जैसे ही उसने फैंग युआन को जानबूझकर अपना ईट स्ट्रेंथ इमोर्टल गू दिखाते हुए देखा, वो उसके इरादे समझ गई। वो उनके रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहता था, उसने उनके कोऑपरेशन को और गहरा करने का फैसला किया था। फैंग युआन ने जबरदस्ती सेल्फ स्ट्रेंथ इमोर्टल गू मांगा था। इसने उनके अलायंस पर एक बड़ा खूनी घाव बना दिया था, जिससे खून रिस रहा था और हड्डियां साफ दिख रही थीं। हालांकि कीमती सेल्फ स्ट्रेंथ इमोर्टल गू के अकेले मालिक बनने के बजाय फैंग युआन ईट स्ट्रेंथ इमोर्टल गू उधार दे रहा था। ये ही लूलन को एक रास्ता देने जैसा था। हे लूलैन ने अपने हाथ में ली हुई टांग खाई। एक भारी सांस छोड़ते हुए उसने फैंग युआन को देखा। उसके चेहरे पर गुस्से का नाम और निशान नहीं था। चलो एक स्टोन नेस्ट में चलते हैं, हे लूलैन ने पहल की और आगे बढ़कर फैंग युआन को एसैक गू रिफाइन करने में मदद करने लगी। फैंग युआन जोर से हंसा। लग रहा था कि ही लूलैन मुश्किल दौर से गुजर रही थी। अभी अभी वो ट्रिब्यूलेशन से गुजरी थी और बड़े खतरे में पड़ गई थी। फैंग युआन द्वारा बचाए जाने के बाद उसके ब्लेस्ड लैंड को भारी नुकसान जरूर हुआ होगा। फेरी ली शन हमेशा से ही लूलैन की कल्टीवेशन में मदद करती आई थी, बिना कीमत की परवाह किए। लेकिन अब वो भी मुश्किल में थी। यूज ओल्ड एंसेस्टर जूहू को फॉर्चून राइवलिंग हेवन गू रिफाइन करने में मदद करनी थी। स्नोई माउंटेन के सभी डिमोनिक पाथ गू इमोर्टल मटेरियल्स इकट्ठा करने में बहुत बिजी थे। ये एक इंपॉर्टेंट और बोझ वाला काम था। फेरी ली शन के पास अपनी पूरी कोशिश इस पर लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था। फैंग युआन गट्स गू बेचना जारी रखना चाहता था। क्या ही लूलैन की भी यही इच्छा नहीं थी? फैंग युआन का पहले ही लूलन और फेरी ली शन के साथ प्रॉफिट्स बांटने का फैसला एक बेहद समझदारी भरा कदम था। इस पॉइंट पर इसका असर दिख रहा था। प्रॉफिट्स एक तरह की बंदिश थे। भले ही लूलैन अंदर से गुस्से में थी, लेकिन बड़े पिक्चर और अपनी हालत को देखते हुए यूज फैंग युआन के साथ कोऑपरेट करना ही था। उस दिन ही लूलैन ने बड़ी मात्रा में स्ट्रेंथ की बुलाई, जिससे एसैक गू का रिफाइनमेंट दोबारा शुरू हो गया। जाने से पहले उसने फैंग युआन को कोऑपरेशन के लिए एक और आइडिया दिया। अभी फैंग युआन के पास अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फंड्स नहीं थे, लेकिन ही लूलन इसमें इन्वेस्ट करने को तैयार थी। वो एक तीसरा स्टोन नेस्ट बनाने और ढेर सारे हेरी मेन लाने को तैयार थी। उसकी शर्त यह थी कि फैंग युआन यूज प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा देगा। फैंग युआन तुरंत मान गया। गट्स गू का सौदा दोबारा शुरू हो गया था। ये एक सूखती नदी में ताजे पानी के झरने की तरह था। ब्लेसड लैंड का मैनेजमेंट लगभग ठप्प पड़ गया था। अब वो दोबारा काम करने लगा था। एक घोड़ा गाड़ी की तरह बड़े पहिए घूम रहे थे और उस आगे ले जा रहे थे। कुछ दिनों बाद फैंग युआन के हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड में तीसरा स्टोन नेस्ट बनकर तैयार हो गया। अभी फैंग युआन के पास मास रिफाइन करने के लिए कई गू वॉर्म्स दी, एसैक गू, मलिशियस थॉट गू, मेमोरी थॉट गू और इंच ऑफ टाइम।
3 स्टोन नेस्ट उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं थे। इससे एक अहम सवाल उठा कि वो अपने सीमित रिसोर्सेज का सबसे बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकता है। आखिर में फैंग युआन ने पहले और तीसरे स्टोन नेस्ट को एसैक गू रिफाइन करने का ऑर्डर दिया। दूसरा स्टोन नेस्ट मलिशियस थॉट गू रिफाइन करेगा। उस बहुत सारे डिडक्शंस करने थे, इसलिए यूज या तो मेमोरी थॉट गू या मलिशियस थॉट गू रिफाइन करना था। मलिशियस थॉट गू दूसरों के खिलाफ साजिश रचने के लिए अच्छा था, जबकि मेमोरी थॉट गू उसकी यादों से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए काम का था। लेकिन डिडक्शन के मामले में दोनों में कोई खास फर्क नहीं था। और जहां तक एसैक गू को मुख्य रूप से रिफाइन करने की बात थी, वो इसलिए था क्योंकि फैंग युआन को एहसास हो गया था कि वो बिना किसी इश्यू के बहुत सारा गट्स गू बेच सकता है। वक्त बदल गया था। गट्स गू का मार्केट लगातार बढ़ रहा था। खासकर जब फैंग युआन ने कुछ समय पहले गट्स गू का ट्रेड बैन कर दिया था, उसने इसे सिर्फ खुद को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया था। इस काम ने मार्केट में सप्लाई काट दी थी, जिससे एक कमी पैदा हो गई थी, और इसलिए गट्स गू की कीमत आसमान छू रही थी। इस घटना ने फैंग युआन को एहसास दिलाया कि गट्स गू का मार्केट सच में एक्सपेंड हो गया था, वो आराम से कीमत बढ़ा सकता था। उसने इस बारे में सोचा और वैसा ही किया। पहले गट्स गू का ट्रेड महीने में एक बार होता था। उसका प्रॉफिट 48 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स था। कीमत बढ़ाने के बाद और ही लू लन और फेरी ली शन को दिए गए प्रॉफिट्स को छोड़कर फैंग युआन ने कुल 92 इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स कमाए। ये उसकी पिछली कमाई से लगभग डबल था। मोनोपोली सच में प्रॉफिट्स कमाने के लिए बहुत काम की चीज है। फैंग युआन के हालात इस वजह से काफी आसान हो गए। उसने मन ही मन सोचा, साथ ही गहराई से चौकन्ना भी हो गया। क्योंकि गट्स गू ट्रेड का प्रॉफिट जितना बढ़ेगा, उसकी उम्मीदें जितनी बढ़ेंगी, इमॉर्टल क्रेन सेक्ट और दूसरी ताकतें उतनी ही बेचैन हो जाएंगी। शायद इसलिए कि फैंग युआन ने पहले बहुत ताकत दिखाई थी, और क्योंकि इमॉर्टल क्रेन सेक्ट दूसरे मामलों में फंसा हुआ था, उन्हें फैंग युआन से निपटने का वक्त या कोशिश करने का मौका नहीं मिला। अभी गट्स गू ट्रांजैक्शंस का प्रॉफिट बढ़ रहा था। एक दिन इमॉर्टल क्रेन सेक्ट अपना मन बना लेगा और हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड को वापस पाने की कोशिश करने के लिए और ताकत लगाएगा। एक आदमी की दौलत दूसरे की लालच को बढ़ाकर खुद उसकी बर्बादी का कारण बनती है। चाहे वो राइचस पाथ हो या डेमोनिक पाथ, वो सब प्रॉफिट के पीछे भागते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि राइचस पथ के तरीके ऊपर से देखने में ज्यादा अच्छे लगते थे। जहां तक गू मास्टर्स के कल्टीवेशन की बात है, या ये कहें कि उसका को, ये एक इंसान के सर्वाइवल के बारे में था। ये हमेशा अपने इंटरेस्ट को बचाने और दूसरों के इंटरेस्ट को निगलने के बारे में था। फैंग युआन ये बात साफ जानता था। उसने इस बात से इनकार नहीं किया कि उसमें, किसी और इंसान में, या किसी भी फोर्स में कोई फर्क नहीं है। प्रॉफिट्स के सामने वो सब भेड़िए थे। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट को रोकने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है। वो है लगातार अपनी ताकत बढ़ाना, उनके एक्शंस को फेल करना, उन्हें खतरा महसूस करवाना। ऐसी जल्दबाजी और जोश के साथ फैंग युआन ने कुछ दिनों बाद सेल्फ स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू को सफलतापूर्वक इमॉर्टल किलर मूव मिरियड सेल्फ में इंटीग्रेट कर लिया। भले हाई सेल्फ स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू मिरियड सेल्फ के साथ बहुत कंपैटिबल था, फैंग युआन ने कॉम्प्लीमेंट्री इमॉर्टल गू को एडजस्ट करने में कई दिन लगा दिए। टेस्ट करने के बाद यूज लगभग परफेक्ट रिजल्ट मिला। मेन क्लेंस सोल का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मैंने सेल्फ स्ट्रेंथ जोड़ दिया है। इसके साथ मेरी बैटल स्ट्रेंथ रैंक 6 के अंदर फर्स्ट रेट पर वापस आ गई है। असल में किलर मूव मिरियड सेल्फ पहले से भी ज्यादा मजबूत है। शायद अब वक्त आ गया है अस थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल इनहेरिटेंस को एक्सप्लोर करने का। फैंग युआन ध्यान से सोच रहा था। उसने ऑक्शन से माइल फायदों का काफी हिस्सा असिमुलेट कर लिया था। मिरियड सेल्फ वापस एक इमॉर्टल किलर मूव की ताकत हासिल कर चुका था। ट्रू सॉलिड बैट विंग्स आयरन क्राउन ईगल स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू के साथ मिलकर एक मूवमेंट इमॉर्टल किलर मूव के बराबर था। वेगली फेमिलियर फेस और दूसरों को डिड्यूस करने के लिए उस बहुत सारे मलिशियस थॉट गू की जरूरत थी। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में सिर्फ एक स्टोन नेस्ट पूरी तरह से यूज रिफाइन कर रहा था। अस क्वांटिटी को सफिशिएंट लेवल तक जमा करने में अभी भी बहुत वक्त लगना था। जहां तक इमॉर्टल ज़ॉम्बी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात थी, भले हाइताई बाई यून शेंग ईस्टर्न सी में कुछ प्रोग्रेस कर रहा था, शार्क डेमन का तरीका बहुत महंगा था और बहुत वक्त लेने वाला था। नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस की बात करें तो, क्योंकि फंग जियोगे ने उनसे जबरदस्ती इन्फॉर्मेशन मांगी थी, उसका शाहूवैंग आइडेंटिटी ऐप इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, वो प्लान रुक गया था। वैसे मुझे ये थीविंग हेवन इनहेरिटेंस माइल काफी वक्त हो गया है। अगर मैं लुओपो वैली हासिल कर सका डांगहू माउंटेन के साथ, तो मेरी सोल फाउंडेशन तेजी से बढ़ेगी।
वो भी मेरी बैटल स्ट्रेंथ बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है। फ्यूचर में मेन बिविल्डरमेंट फोग और लुओपोविन का सौदा भी कर सकता हूं, जिससे मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा। उसी वक्त लुओपो वैली में एक नेगोशिएशन अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुका था। कीन बाइशेंग के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी जब उसने हुई फंगजी को देखा। हुई फंगजी ने हरा चोगा पहना हुआ था। उसने सर झुककर सोचा, फिर अचानक हेस्ट हुए ऊपर देखा। कीन बाइशेंग, और मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। तुमने मुझे इस जाल में फंसाकर नुकसान पहुंचाने की साजिश रची। अपनी ताकत से तुम लंग या ब्लेस्ड लैंड को नहीं हरा सकते, इसलिए तुम चाहते हो कि मैं बाली का बकरा बनूं? कीन बाइशेंग की निगाहें चमकी। उसने हल्के से कहा, तुम्हारे विंड एस्केप मूव के साथ तुम जब चाहो पीछे हट सकते हो। तुम नॉर्दर्न प्लेन्स में मशहूर हो। तुम बाली का बकरा कैसे बन सकते हो? भले हाई विंड एस्केप एक इमॉर्टल किलर मूव है, नॉर्दर्न प्लेन्स में मूवमेंट के लिए सबसे बेहतरीन, लेकिन ये ब्लेस्ड लैंड्स या ग्रोटो हेवंस के अंदर नहीं घुस सकता। कीन बाइशेंग, मैं तुम्हारा इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हुई फंगजी ने सर हिलाते हुए माना कर दिया। वो एक रैंक 7 विंड पाथ गु इमॉर्टल था, एक मशहूर और स्थापित कैरेक्टर। भले ही उसके पास एक शानदार स्किल थी, वो फिर भी बहुत सतर्क था। शायद यही वजह थी कि वो अब तक जिंदा रह पाया और ऐसी उपलब्धि हासिल कर पाया। कीन बाइशेंग ने सर हिलाया। हुई फंगजी का जवाब अनएक्सपेक्टेड नहीं था। इस हालत में मुझे मजबूरन तुम्हें आने पर विवश करना पड़ेगा। तुम मुझे रोकना चाहते हो? हुई फंगजी का एक्सप्रेशन सख्त हो गया। उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमकी। ठीक है, चलो लड़ते हैं। इससे तुम्हारे दिमाग के कुछ गलत ख्याल दूर हो जाएंगे। मैं, हुई फंगजी, कोई ऐसा वैसा नहीं हूं जिसे कोई भी आसानी से ऑर्डर दे सके। जैसे ही उसने ये कहा, उसने हमला कर दिया। बूम! हुई फंगजी ने अपना मुंह खोला। उसने अपनी जीभ से झटका दिया और एक बड़ा सा विंड ब्लेड कीन बाइशेंग की तरफ चला गया। इमॉर्टल किलर मूव, डेथ विंड फ्लाइंग ब्लेड। सही वक्त पर। कीन बाइशेंग हिला नहीं, वो बस हंसा। विंड ब्लेड ने कीन बाइशेंग को टक्कर मारी जो बिल्कुल नहीं हिला था। एक पाल में सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। जैसे ही सुनहरी रोशनी कम हुई, कीन बाइशेंग को कोई चोट नहीं आई थी। ये कैसा डिफेंसिव किलर मूव है? हुई फंगजी हैरान था। उसने आश्चर्य से पूछा, मेरे डेथ विंड फ्लाइंग ब्लेड ने तुम्हारा एक बाल तक नहीं काटा? कीन बाइशेंग बिना कुछ बोले मुस्कुराया। मैं इससे ऐसे कैसे लड़ सकता हूं? हुई फंगजी की एड़ फड़की। उसका लड़ने का जोश कम हो गया। वो पीछे हटना चाहता था। इमॉर्टल किलर मूव, विंड एस्केप। उसने अपना सिग्नेचर मेथड इस्तेमाल किया, जो पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में मशहूर था। एक पाल में हुई फंगजी हवा के एक झोंके में बदल गया और लुओपो वैली के आसमान की तरफ उड़ गया। इस मूवमेंट किलर मूव ने हुई फंगजी को अनेकों बार खतरे से बचाया था और उसके दुश्मनों को बेबस होकर आग भरने पर मजबूर कर दिया था। सबसे यादगार मौका वो था जब हुई फंगजी ने इस मूव का इस्तेमाल रैंक 8 गु इमॉर्टल याओ हुवैंग से बचने के लिए किया था, जो उसका पीछा कर रहा था। लेकिन कीन बाइशेंग हिला नहीं जब उसने हुई फंगजी को भागते हुए देखा। वो एक्सप्रेशनलेस था। रुम्बो! लुओपो वैली के ऊपर बादल गरज रहे थे और बिजली कड़क रही थी। वुश वुश वुश! तेज हवा चली। लाखों की संख्या में भूत प्रेत जैसी आकृतियां बादलों के नीचे इधर उधर उड़ने लगी। हुई फंगजी के मुंह से खून का एक घूंट निकला, जैसे वो एक लोहे की दीवार से टकरा गया हो। यूज जबरदस्ती अपने हवा वाले रूप से बाहर आना पड़ा। ये कैसा गु फॉर्मेशन है? वो अनिश्चित था। उसका विंड एस्केप इस एरिया से बाहर नहीं निकल पा रहा था। कीन बाइशेंग बिना हुई फंगजी के सवाल का जवाब दिए मुस्कुराया। उसने पूछा, क्या सिर हमें ज्वाइन करने और लंग या ब्लेस्ड लैंड पर हमला करने के बारे में विचार करना चाहेंगे? इस बार हुई फंगजी ने सिर्फ कुछ सांसों के लिए सोचा और नीचे उतर गया। कीन बाइशेंग, तुम आखिरकार बेहतर निकले। छोड़ो, मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगा। कीन बाइशेंग हंसा। उस कोई हैरानी नहीं हुई। हुई फंगजी अपनी जगह जानने के लिए मशहूर था। वो एक समझदार आदमी था जो हालात के आगे झुक जाता था। जब से वो भाग नहीं सकता था, हुई फंगजी का सबसे बड़ा एडवांटेज चला गया था। इसके अलावा कीन बाइशेंग की अलायंस की शर्तें बहुत ज्यादा सख्त नहीं थीं। भले ही वो थोड़ा नाखुश था, उसने फिर भी मजबूरी में ज्वाइन कर लिया। चैप्टर 780 फेट इमॉर्टल गूस सेंट्रल कॉन्टिनेंट, हेवनली कोर्ट। चांदी जैसा सफेद आसमान एक उज्ज्वल और शुद्ध चमक से रोशन था। सफेद जड़े से बने अनेकों शानदार महल हर तरफ देखे जा सकते थे, खाली और शांत। इन महलों के बीच एक पुराना सफेद टावर था जिस पर दाग धब्बे लगे हुए थे। वो मुर्गियों के झुंड में एक सारस की तरह ऊंचा और अलग खड़ा था। टावर का नाम हेवन ओवरसीइंग था,
इसकी शुरुआत स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल से हुई थी। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस टावर से पूरी दुनिया पर नजर रखी जा सकती थी। हालांकि हवाएं कभी रुकती नहीं, दुनिया की घटनाएं उथल पुथल भरी और परिवर्तनशील थीं। भले हाई स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का टैलेंट और बुद्धि आसमान को टक्कर दे सकती थी, लेकिन वो भी अपनी उम्र के अंत में मरने की नियति से नहीं बच सकी। बाद में हेवनली कोर्ट ने 3 डेमन वेनरेबल्स के हमलों का सामना किया, और जब जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल और स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने दुनिया पर राज किया, उन्होंने भी हेवनली कोर्ट पर कब्जा करने का इरादा किया था, लेकिन किसी वजह से उन्होंने वो ख्याल छोड़ दिया। 3 मिलियन साल से भी ज्यादा इतिहास के अनेकों निशान हेवन ओवरसीइंग टावर पर गहराई से छाप गए थे। शानदार चमक या गहरा अंधकार, हर तरह के अनुभवों के उतार चढ़ाव हेवन ओवरसीइंग टावर में समा गए थे, इसे एक प्रभावशाली संरचना में बदल दिया था। ये एक प्राचीन पेड़ जैसा लगता था जो पुराने समय से जी रहा हो, या एक कांसे के कुंडाल की तरह जो दुनिया के बदलावों का गवाह रहा हो और फिर भी बिना गिरे सीधा खड़ा हो। हेवन ओवरसीइंग टावर लॉर्ड एक छड़ी पकड़े हुए सीधियां चढ़ रहा था, उसकी पीठ झुकी हुई थी। वो एक रैंक 8 गू इमॉर्टल था, लेकिन उसके शानदार ऑरा से बुढ़ापे का तेज एहसास हो रहा था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, झुर्रियां उसके शरीर पर एक पुराने पेट की छाल की तरह छा गई थीं। उसकी ऊँख धुंधली थीं और नजर में बदली छाई हुई थी। उसने धीरे से अपना पैर उठाया, या ये कहें घसीटा। वो एक बूढ़े कीड़े की तरह था, लड़खड़ाते हुए मुश्किल कदमों से अनंत सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। वो कदम दर कदम आगे बढ़ा। हर कदम पर उसके पैरों के नीचे सफेद जड़े की सीधियां हल्की रोशनी से चमक उठती और एक खूबसूरत आवाज निकलती, जैसे किसी जाइलोफोन की हो। अगला बदलाव बूढ़े आदमी के बगल की दीवारों पर हुआ। दीवारों पर तस्वीरें लगातार बदल रही थीं। कभी धुंधले कोहरे जैसे आकृतियों का गुच्छा होता, कभी अनेकों रंगीन लकीरें होत, और कभी कभार साफ तस्वीरें दिखाई देती थीं। बूढ़े आदमी ने दीवारों पर बनी तस्वीरों पर गहरा ध्यान दिया। जब भी वो एक कदम ऊपर चढ़ता, उसके अंदर के इमॉर्टल एसेंस का एक मोती खर्च हो जाता और दीवारों पर बनी तस्वीरों में बदलाव आ जाता। बूढ़े आदमी की हरकत रुक गई। एक दीवार पर बनी तस्वीर में एक घाटी को बड़े साफ तरीके से दिखाया गया था। लुओपो वैली। बूढ़े आदमी ने धीरे से बुदबुदाया, उसकी धुंधली ईंट में एक चमक आई और गायब हो गई। तस्वीर के बीच में 2 गू इमॉर्टल्स लड़ रहे थे, एक विंड पाथ गू इमॉर्टल और एक मेटल पाथ गू इमॉर्टल। तस्वीर के किनारे पर कई गू इमॉर्टल्स खड़े थे, बीच में हो रही लड़ाई को देख रहे थे। तस्वीर बदलती रही। दोनों गू इमॉर्टल्स की लड़ाई तेज नहीं थी, उन्होंने एक डू मूव्स के बाद ही रोक दी। आखिर में तस्वीर इस सीन पर जम गई। विंड पाथ गू इमॉर्टल ने धीरे से अपना सर मेटल पाथ गू इमॉर्टल के सामने झुका दिया। बूढ़े आदमी ने इस सीन को अपने दिमाग में गहराई से उतार लिया। टावर की छोटी तक जाने वाली अनेकों सीढ़ियों में ऐसी साफ तस्वीरें दिखाने वाली सिर्फ दर्जन भर ही होंगी। हेवन ओवरसीइंग टावर लॉर्ड टावर पर ऊपर चढ़ता रहा। उसने एक गहरा समुद्र देखा, जिसमें गू इमॉर्टल्स का एक ग्रुप, जिसमें ZYA डेटार इमॉर्टल ज़ॉम्बीज़ द एक ब्लेस्ड लैंड पर हमला कर रहे थे। एक महिला इमॉर्टल रेतीली जमीन पर घुटनों के बाल बैठी थी, एक बुजुर्ग मेल गू इमॉर्टल से मदद की भीख मांग रही थी। एक युवा गू मास्टर एक बिस्तर पर बेहोश था। एक स्पिरिट इंक्यूबेटिंग फ्ली उसके माथे पर पड़ा था, हल्का हल्का कांप रहा था। उसने सफेद कपड़ों और नीली ऊनी वाला एक गू इमॉर्टल देखा, जो सदर्न बॉर्डर के एक जंगल में चुपचाप घूम रहा था। उसने एक अजीब सा अंधेरा दाल भी देखा, जिसे खून के रंग की रोशनी की बड़ी बड़ी किरणों ने घेर रखा था, जिसके अंदर एक ब्लड पाथ गू इमॉर्टल कल्टिवेशन कर रहा था। बूढ़ा आदमी जितना देखता गया, उसका चेहरा उतना ही ठंडा होता गया, और उसकी धुंधली ऊँख में उतना ही गुस्सा जमा होता गया। ये सब किस्मत के फैसले से बच निकले हैं। आखिर में वो सीढ़ियों के आखिरी छोर पर पहुंचा और टावर की चोटी पर कदम रखा, जहां उसके सामने एक इमॉर्टल गू प्रकट हुआ। रैंक 9 इमॉर्टल गू, फेट। ये एक मकड़ी जैसा दिखता था, काले और सफेद रंग का। इसका ऑरा कमजोर था, इसके शरीर पर एक लाल घाव था जो इसे लगभग 2 टुकड़ों में काट रहा था। बूढ़े आदमी ने इस गू को काफी देर तक देखा और फिर एक आह भरी। हेवन ओवरसीइंग टावर एक रैंक 9 इमॉर्टल गू हाउस था। बदकिस्मती से उसका सबसे अहम कोर, फेट, को एक जानलेवा चोट लगी थी और वो बर्बाद होने के करीब था। रेड लोटस डेमन वेनरेबल। बूढ़े आदमी ने अपने दांत पीसे, उसकी नजर में गहरी दुश्मनी झलक रही थी। इमॉर्टल गू फेट को ऐसी चोट पहुंचाने वाला शख्स इतिहास का एक मशहूर कैरेक्टर रेड लोटस डेमन वेनरेबल के अलावा और कोई नहीं था। रेड लोटस डेमन वेनरेबल ने फेट को तोड़ दिया,
किस्मत की जंजीरों को नाश्त कर दिया और दुनिया के सभी जीवों को अपनी किस्मत खुद पकड़ने का मौका दिया। लेकिन इमॉर्टल गू फेट पूरी तरह से नाश्त नहीं हुआ था। हालांकि हेवनली कोर्ट के सभी इमॉर्टल्स की देखभाल और सुरक्षा के बावजूद फेट को लगी चोटें 1 मिलियन साल बाद भी ठीक नहीं हुई थीं। यह सिचुएशन रेड लोटस डेमन वेनरेबल के हमले के कारण हुई थी। फेट इमॉर्टल गू पर लगी चोटें सिर्फ उसके जिस्म के घावों में ही नहीं दिखती थीं, यह उन सभी जीवों पर भी झलकती थीं जो किस्मत के फैसले से बच निकले थे। इन लोगों का अस्तित्व खुद ही किस्मत के टूटने का प्रतीक था। इसलिए इमॉर्टल गू फेट को ठीक करने का काम दो पहलुओं से करना था। एक तो गू पर लगे घाव को ठीक करना था, दूसरा इमॉर्टल गू फेट के रास्ते की बाधाओं को साफ करना था, यानी अन सबको खत्म करना जो किस्मत के फैसले से बच निकले थे। चाहे कोई भी पहलू हो, दोनों हाई मुश्किल मामले थे। खासकर दूसरा पहलू, पांचों रीजन्स बेहद विशाल थे। हर पाल कोई ना कोई अपनी किस्मत से बच निकलता था। हेवनली कोर्ट के लिए ऐसी अस्तित्वों को खत्म करना बेहद मुश्किल था। भले ही हेवनली कोर्ट सबसे शक्तिशाली गू इमॉर्टल ऑर्गेनाइजेशन था, वो सिर्फ सेंट्रल कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करता था। बाकी के 4 रीजन्स सेंट्रल कॉन्टिनेंट से रीजनल वॉल्स के जरिए जुड़े थे। एक्सपर्ट का कल्टीवेशन जितना ज्यादा होता, उनके लिए रीजनल वॉल पार करना उतना ही मुश्किल होता। हर रीजन की रीजनल वॉल सुरक्षा की परतों जैसी थीं जो पांचों रीजन्स को एक दूसरे से अलग करती थीं और उन्हें स्वतंत्र इलाके बनाती थीं। शुरुआत में जब फेट इमॉर्टल गू को चोट लगी थी, हेवनली कोर्ट को किस्मत से बचने वालों को खत्म करने में कुछ सफलता मिल रही थी। लेकिन कुछ ही सालों बाद समुद्र में उठती लहरों की तरह अनेकों लोग किस्मत से बचने लगे, बार बार सामने आते, इतने कि अन पर पूरा ध्यान देना नामुमकिन हो गया। 10 साल से ज्यादा समय बाद ये सिचुएशन जंगल की आग की तरह पांचों रीजन्स में फैल गई। कई दर्जन सालों बाद इमॉर्टल ज़ॉम्बीज प्रकट हुए, इंसान जो मर चुके होने चाहिए थे लेकिन अभी भी जिंदा थे। ये किस्मत के फैसले से बचने का एक क्लासिक एग्जाम्पल था। उस समय इस सिचुएशन ने पूरे हेवनली कोर्ट को हैरान, गुस्सा और हिलाकर रख दिया था। जैसे जैसे ये प्रथा आज तक और लोकप्रिय होती गई, सेंट्रल कॉन्टिनेंट में भी इमॉर्टल ज़ॉम्बीज की एक शाखा प्रकट हुई। जिंदा रहना एक बुनियादी मानव प्रवृत्ति थी, हेवनली कोर्ट भी ऐसे ट्रेंड का विरोध नहीं कर सकता था। फेट गू को रिस्टोर करने का लक्ष्य दिन भी दिन और दूर होता जा रहा था और कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। लेकिन हेवनली कोर्ट ने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि हेवनली कोर्ट गू इमॉर्टल्स की हर पीढ़ी ने ओल्डन एंटिक्विटी एरा के दौरान हेवनली कोर्ट के सम्मान और रिमोट एंटिक्विटी एरा के दौरान उसकी शान को मजबूती से याद रखा था। और इसके निर्माण में सबसे बड़ा आधार था फेट गू। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की व्यवस्थाओं ने फेट गू को कोर के रूप में इस्तेमाल किया था। इसलिए 3 डेमन वेनरेबल्स के खिलाफ प्रतिरोध करना और हेवनली कोर्ट को गिरने से बचाना सुनिश्चित हुआ। फेट गू को पूरी तरह से ठीक करना सभी जीवों के जीवन के रास्तों को पकड़ने के समान था। इसका मतलब यह भी था कि हेवनली कोर्ट एक बार फिर सर्वोच्च बन जाएगा, इमॉर्टल्स के बीच सुप्रीम इमॉर्टल्स, अनेकों शासकों के बीच शासक। उनकी सारी कोशिशों ने कुछ नतीजे दिए थे। हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स की पीढ़ी दर पीढ़ी की कोशिशों और इतिहास के दौरान चुकाई गई भारी कीमतों के तहत फेट गू धीरे धीरे ठीक हो रहा था, जब तक कि वो अभी की हालत में नहीं आ गया, जहां भले ही वो मर रहा था, लेकिन उस थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया जा सकता था। इसी वजह से हेवन ओवरसीइंग टावर की दीवारों पर तस्वीरें दिखाई दे रही थीं। किस्मत से बचने वाले और फेट गू एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। हालांकि जो किस्मत के फैसले से बच निकले थे, उनकी संख्या सच में बहुत ज्यादा थी। जो हेवन ओवरसीइंग टावर में दिखाई दे रहे थे, वो सिर्फ सबसे शक्तिशाली थी, और वो भी ब्लेस्ड लैंड्स या ग्रोटो हेवंस के अंदर नहीं थे। इसके अलावा उन्होंने खुद को छुपाने के लिए विजडम पाथ मेथड्स का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए उन्हें डिड्यूस करना आसान था। जल्दी ही, बहुत जल्द, फेट गू के GHAAV को ठीक करने के लिए लेटेस्ट रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन का इस्तेमाल करने से एक क्वालिटेटिव ब्रेक थ्रू होगा। हमने जो भी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, वो सब सफल होंगी। अनेकों सालों की जमा पूंजी इससे फल देगी। रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन के बाद फेट गू अपनी शक्ति का 50% दिखाने में सक्षम हो जाना चाहिए। हेवन ओवरसीइंग टावर लॉर्ड ने फेट गू को सहलाते हुए बुदबुदाया। उसका चेहरा धीरे धीरे शांत हो गया, उसके दिल का गुस्सा अस्थायी रूप से शांत हो गया। लेकिन इससे पहले हमें इन मुख्य पापियों को खत्म करना होगा जो किस्मत के फैसले से बच निकले हैं। सभी जीवों का अपना एक रास्ता और नियति होती है जो उनके जन्म से ही तय हो जाती है। यह आसमान और धरती का कानून है, प्रकृति का नियम है। हम तुम्हें आराम से बचने कैसे दे सकते हैं? ये वो जिंदगी है जो तुम में से किसी की नहीं है। ये सोचते हुए बूढ़े आदमी ने अनसाफ तस्वीरों को याद किया जो उसने सीढ़ियां चढ़ते वक्त अपने दिमाग में उतार ली थीं।
फेट के ठीक होने से पहले मैं आसमान की जगह काम करूंगा और इन सबसे ऊंचे घास फूस को खत्म कर दूंगा। सेंट्रल कॉन्टिनेंट, हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड। विजडम की रोशनी ने पूरी भूमिगत गुफा को भर दिया था। फैंग युआन रोशनी के अंदर अपनी अंगुल कसकर बैंड किए हुए था। उसके पीछे गुफा की सबसे बड़ी लिंगजी थी। वो जी फॉरेस्ट का राजा था और अब एक मोटे पक्के छोटे पेड़ के साइज का हो गया था, जिसके ऊपर घने मशरूम के सर थे। रंगीन रोशनियां फैंग युआन के चेहरे पर चमक रही थीं। उसकी सांसें गहरी और धीमी थीं। उसके दिमाग में बुरे विचार लहरों की तरह उठ और गिर रहे थे, लगातार एक दूसरे से टकरा रहे थे। थोड़ी देर बाद फैंग युआन ने अपनी आंखें खोली। मैंने मलिशियस थॉट गू जमा करने में इतना वक्त लगाया, लेकिन वो ऐसे ही खर्च हो गए। उसने भावे सिकोड़ लिन। इस नतीजे से वो संतुष्ट नहीं था। उसने पहले ये डिड्यूस करने की कोशिश की थी कि पुलिंग माउंटेन और पुलिंग वाटर को किलर मूव मिरियड सेल्फ में कैसे जोड़ा जाए। नतीजा ये हुआ कि उसने मलिशियस थॉट गू का आधा स्टॉक इस्तेमाल कर लिया, लेकिन सिर्फ 10% से भी कम प्रोग्रेस हुई। ये प्रोग्रेस बहुत धीमी थी। फैंग युआन ने फिर इमॉर्टल किलर मूव वेगली फैमिलियर फेस को डिड्यूस करने की कोशिश की। उसने सारे मलिशियस थॉट गू इस्तेमाल कर लिए, लेकिन प्रोग्रेस सिर्फ 10% से थोड़ी ज्यादा थी। आखिर में ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन पाथ अटेनमेंट बहुत कम है। फैंग युआन ने आ भरी। उसी पाल उस अचानक कुछ महसूस हुआ। एक मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू उसके इमॉर्टल एपर्चर से बाहर आया। वो गू एक चिट्ठी लेकर आया था। फैंग युआन ने यूज खोला। उस पर सिर्फ 4 शब्द लिखे, द समय आ गया है। फैंग युआन की निगाहें चमकी और वो खड़ा हो गया। भेजने वाली फेरी लीशन थी। फैंग युआन का इरादा पहले थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल के इनहेरिटेंस के सुरागों का पीछा करके लुओपो वैली को ढूंढने का था। लेकिन कुछ समय पहले फेरी लीशन ने अचानक एक खबर भेजी थी जिसने फैंग युआन को लुओपो वैली के प्लान को टालने पर मजबूर कर दिया था। ये खबर डोंगफैंग चैंगफैन के विजडम पाथ इनहेरिटेंस के बारे में थी। डोंगफैंग चैंगफैन के मरने के बाद डोंगफैंग यूलियांग उसका विरासत का उत्तराधिकारी था। लेकिन वो सिर्फ एक मोर्टल गू मास्टर था। इसलिए दूसरे गू इमॉर्टल्स के इरादों को रोकने के लिए डोंगफैंग चैंगफैन ने विजडम पाथ इनहेरिटेंस सीधे डोंगफैंग यूलियांग को नहीं सौंपा, बल्कि उसे एक गुप्त जगह पर व्यवस्थित किया। फेरी लीशन के कनेक्शंस बहुत बड़े थे और वो इंटेल हासिल करने में माहिर थी। इस बार इंटेल ये था कि डोंगफैंग यूलियांग चुपचाप एक अनजान जगह की तरफ निकल गया था, विजडम पाथ इनहेरिटेंस को हासिल करने की कोशिश कर रहा था। चैप्टर एंड।